हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग का लास्ट चैप्टर बच चुका है और इसी के साथ पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। सब एनसीईआरटी का कोई चैप्टर नहीं, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मिलेगा आपको। थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन उसी का पार्ट है। या फिर अगर यूनिट का बात करें तो यूनिट आपका पूरा हो जाएगा प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसी यूनिट का हम लोग छोटा छोटा चैप्टर देखें। प्रोडक्शन देखें, कॉस्ट देखें, रेवेन्यू देखें, ठीक ना, सप्लाई देखें। उसके बाद लास्ट आपका यह है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, और हम लोग का पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो पहले देख लीजिए क्या होता है। इसके बाद रिवीजन टेस्ट जल्द स्टार्ट करेंगे। मॉडल सेट का तो सारा सोल्यूशन डाल दिए इकोनॉमिक्स का, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चन भी थे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिफिनेशन वगैरह पूछेगा, लेकिन लॉन्ग तो दूसरा में था। तो ये सब आप देखिए मॉडल सेट क्लियर कट पता चलेगा, सब बना दिए। चलिए, तो क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन, वैसे सिचुएशन को बताता है, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैसा सिचुएशन, जहाँ पे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो कहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, आइए आगे देख लेंगे कैसे कैसे क्या होता है। प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम, वहाँ पर अपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। एट द लेवल ऑफ द आउटपुट देयर विल बी प्रॉफिट इज मैक्सिमाइजेशन, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वहाँ पर वह इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करेगा, यानी कि प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बात समझ गए। चलिए, प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड हैज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जैसे कि रेवेन्यू चैप्टर में इसका पहले रेवेन्यू खत्म हुआ तो बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो याद रखिएगा। अब कैसे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना लगा, तो माइनस करिएगा, उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर पाई इज मैक्सिमाइज, वहाँ पर वो रुक जाएगा, वहाँ उतना लेवल ऑफ आउटपुट रुक जाएगा जहाँ पर उसका पाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो वह क्या करेगा, अब बंद कर देगा प्रोडक्शन करना आगे फर्दर। वहाँ पर वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो सिमिलर प्रोड्यूसर कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, आखिर कौन कौन से मेथड है जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालने में हम लोग को मदद करेगा। तो दो मेथड होते हैं। पहला आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल अप्रोच, जिससे हम लोग उतना नहीं वैल्यू इसका देते हैं, हम लोग वैल्यू देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, इसी का वैल्यू देते हैं। इसी से एग्जाम में सवाल रहते हैं और यही आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या है, एक पढ़ेंगे नहीं, दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर भी देख लेंगे और नीचे भी देख लेंगे। दोनों अप्रोच से हम लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। पहला देख लेते हैं। नाउ यू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम में टेबल डायग्राम से नहीं देगा, एग्जाम में पूछता है कि अप्रोच बताइए कौन कौन अप्रोच होते हैं। लेकिन देख लीजिए क्या होता है कि द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होगा। द प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट, वहाँ पर होगा वेयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज लार्जेस्ट, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो वहीं पर उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विद द शो दैट द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट व्हेन द प्रोड्यूसर राइजेज इट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम 1 to 10 यूनिट। यहाँ पर आपको दिखाया गया कैसे 1 से लेकर 10 यूनिट तक बनाता है, तो कैसे उसका टोटल कॉस्ट व्हेन प्रोड्यूसर राइजेस, यहाँ पर डिफरेंस देखना है ना, दिखाएगा कैसे कैसे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में चेंज होता है। कब, जब प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन को राइज करता है फ्रॉम 1 से लेकर 10 यूनिट तक। अब देखिए प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया, 1 से लेकर 10 यूनिट तक जाएगा। ठीक है ना, प्राइस आपका एवरेज रेवेन्यू जो होगा, तो एवरेज रेवेन्यू तो कॉन्स्टेंट होता है, वो तो आपका प्राइस के बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन रेट उसका बढ़ते घटते रहेगा। कैसे, मार्जिनल से निकालते हैं टोटल, तो हम यहाँ पर रेट यहाँ पर दिखाना है नहीं, वो तो रेट हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू चैप्टर में आपको बताया कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, 30, 40, 50, 55, ठीक है, 65 कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और स्टार्टिंग में कॉस्ट कम लगते हैं, फिर धीरे धीरे कॉस्ट आपका बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फिर प्रोडक्शन का रेट धीरे धीरे घटता है। ठीक, तो उसी प्रकार रेवेन्यू भी होता है कि स्टार्टिंग में बहुत आता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे कॉस्ट आपका बढ़ने लगता है। तो ये सब सिचुएशन रिलेट करके पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स उतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। ठीक है, चलिए मिलाकर पढ़िएगा तो आसान लगेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए, टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट यहाँ पे एक आर्बिट्ररी डाटा है, यहाँ पे कोई फिक्स डाटा है नहीं, तो हम लोग टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर निकाल लेंगे। 10, 60, 80 में से 50, 30, ठीक है ना, 100, 55, 45, 120 में से 60 के 60, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, डाटा को ले लिए, कॉस्ट को ले लिए और
टोटल रेवेन्यू को ले लिए। तो टोटल रेवेन्यू हम लोग बढ़ते हुए लिए, बढ़ते हुए रेवेन्यू बढ़ते हुए, कॉस्ट भी आपका बढ़ते हुए ले लिए और दोनों को देखेंगे। तो कहाँ पर मैक्सिमम होगा वहीं पे हम लोग का क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फ्रॉम द एबव टेबल यू कैन ड्रा द आइडिया दैट द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्रक्ट at the 7th unit of output producers become at the rise the level of the production at the difference between the total revenue 140 and the total cost 165 is the largest। 7th यूनिट पर सबसे ज़्यादा दोनों का डिफरेंस हो रहा है, यहीं पे वो अपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। 7th यूनिट पर देखिएगा तो 75 है, 75 और कहीं पर नहीं है, 75 और कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया। जहाँ यहाँ पर ग्राफ से दिखा दिए कि टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो ग्राफ कैसे देखिए, टोटल कॉस्ट का ग्राफ तो यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके बाद एक और क्या ऊपर में, एक सेकंड, इधर आउटपुट, इधर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट गया, ये आपका रेवेन्यू का ग्राफ जाएगा। तो ऐसे ग्राफ से यहाँ पे इस चैप्टर से टेबल ग्राफ नहीं देता है, ठीक है, तो बस समझने के लिए आपका है। चलिए, द फिगर शो दैट, फिगर क्या दिखाता है, तो टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन, टोटल रेवेन्यू तो सीधा जाएगा तो बढ़ते हुए, ठीक, फ्रॉम द ओरिजिन से एट टोटल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए विच इज लाई एबव द ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट होता है टोटल कॉस्ट, यहाँ से स्टार्ट हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना को क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक ना। तो फिक्स और वेरिएबल को मिलाकर हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लिए। तो ओ ए से हो गया, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इतना हो गया। चलिए, व्हेन द राइजेस द आउटपुट इज कितना, इनिशियल स्टेज तो आप कॉस्ट आपका ज़्यादा रहेगा, रेवेन्यू आपका कम रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक ना। एंड द फार्म इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट एट ऑल, स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू कम हो रहे हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिएगा तो कॉस्ट, रेवेन्यू नीचे है, डाउनवर्ड है, और कॉस्ट ऊपर में है, कॉस्ट ऊपर में है। इधर में आएगा तो रेवेन्यू ऊपर चला गया, रेवेन्यू ऊपर चला गया ग्राफ, और कॉस्ट नीचे है, कॉस्ट नीचे है, तो यहाँ पर प्रॉफिट पाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का सिचुएशन यहाँ पर दर्शाया गया है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी तो रेवेन्यू जनरेट हो कहाँ रहा है, अभी तो पैसा ही लग रहा है ना, धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे तब, ठीक है। तो फर्स्ट केस देख लीजिए। चलिए, एट द फार्म इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं। व्हेन द प्रोड्यूसर ओसी लेवल ऑफ आउटपुट अगर प्रोड्यूस करेगा तो टी आर इज इक्वल टू टी सी, एंड एट द प्रोड्यूसर इज देयर अपॉन नाइदर मेकिंग एनी प्रॉफिट नॉर इनकरिंग लॉसेस, वहाँ पर ना ही प्रॉफिट, जहाँ पर ना ही लॉसेस। कहाँ पर, टी आर इज इक्वल टू टी सी, यानी कि इतना प्रोडक्शन जब करेगा तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस करेगा, बराबर दोनों रहेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट बराबर रहेंगे। स्टार्टिंग में क्या था, आपका कॉस्ट ज़्यादा तो लॉस जा रहा था, तो इसीलिए और क्या किया, बढ़ाना, प्रोडक्शन स्टार्ट किया धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, थस द पॉइंट बी आउटपुट लेवल ओ सी इज ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ से ऊपर छूट गया, एक दो लाइन छोड़ दी क्या, हार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है। द प्रोड्यूसर इज देयर फॉर नाइदर मेकिंग प्रॉफिट नॉर लॉसेस, यहाँ तक हो गया। दैट द मीन्स द प्रोड्यूसर इज ओनली ब्रेक इवन पॉइंट, इवन एट द आउटपुट लेवल ओ सी ब्रेक इवन पॉइंट पर है। थस द बी आउटपुट लेवल ओ सी इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसको हम लोग लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, व्हेन द, वहाँ से चेंज होगा, व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज बियॉन्ड ओएल, टी आर ज़्यादा हो जाएगा, टी सी कम हो जाएगा, जब ओएल से हम लोग आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। ओएल से आगे यानी ओ सी से आगे जब बढ़ेंगे तो इधर का बात बोल रहा है। ओएल कहाँ है, यहाँ पर ओएल नहीं होगा, एल होगा तो छूट गया होगा पॉइंट कहीं पर, यानी कि उससे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ेंगे, तो ओएल टी आर इक्वल टी सी, एंड द प्रॉफिट बिगिंस टू अकर, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाते गए तो कॉस्ट तो लगा, लेकिन रेवेन्यू, प्रोडक्ट बनते गया, सेल होते गया, रेवेन्यू बढ़ते गया। स्टार्टिंग में कॉस्ट लग रहा था, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे, तो कॉस्ट वगैरह हम लोग का लग रहा था, लेकिन सेल नहीं हो रहा था, तो प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे सब बढ़ने लगा तो होने लगा, ठीक। तो कॉस्ट फिर घटने लगेगा, सॉरी कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, the larger upon the profit DC at the maximum profit okay, thus the producer firm will not produces any point or the largest OF since the after the gap between TR and TC is the curve goes on the narrowing down the therefore the total profit will be maximum। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं OF के बाद प्रॉफिट नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए, यहाँ के बाद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के बाद इसका कॉस्ट बढ़ने लगे। देखिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ के बाद देखिएगा, तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद इसका कॉस्ट आगे निकल जाएगा ना, कॉस्ट आगे निकल जाएगा रेवेन्यू से, तो वहाँ के बाद नहीं करेगा। तो सिंपल वर्ड में लिखा है, तो हम इसको पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंस, चलिए कहाँ पे कुछ थस इट इज़ क्लियर दैट द प्रोड्यूसर विल बी इन द इक्विलिब्रियम एट, कहाँ पर, ओई पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ओएफ पर, ठीक है, जहाँ तक बताएं, जहाँ पे प्रोडक्शन किया, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द टी आर एक्सीड्स द टी सी बाय द लार्जेस्ट अमाउंट एंड हेंस हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमम। वहाँ पर टी आर टी सी का गैपिंग सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए वहाँ पर वह मैक्सिमम प्राप्त करेगा। कैसे रहेगा, टेबल में देखा था सबसे ज़्यादा। चलिए, कुछ लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन क्या क्या है उसको देख लीजिए।
इस मेथड का लिमिटेशन इसीलिए हम लोग टी आर इज इक्वल टू टी सी नहीं, हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू से कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तब जाकर वहाँ पे वही एग्जाम में एप्लीकेबल होता है। तो क्या बोले हम लोग सेकंड वाला को देखते हैं, लिमिटेशन क्या क्या है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द लोकेट एट द ग्लेंस, एक नज़र में देखना काफ़ी मुश्किल होता है द लार्जेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी कर्व। टी आर एंड टी सी कर्व के बीच में सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर है, तो एक बार ग्राफ को देखकर अंदाज लगाना, उतना हम लोग को क्लियर पता नहीं चलता है कि यहाँ से यहाँ है कि यहाँ से यहाँ क्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। यहाँ पे तो लिखा होता है ना, पता चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो एक आपका लिमिटेशन होगा कि एक नज़र में देख कर नहीं पहचानते हैं। दूसरा क्या है, सिंस प्राइस इज नॉट डायरेक्टली शोन इन द डायग्राम, इसमें डायरेक्ट प्राइस को नहीं दिखाया जा रहा है। इट इज़ डिफिकल्ट टू नो प्रॉफिट पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट कितना हो रहा है उतना नहीं पता चलेगा क्योंकि प्राइस को डायरेक्ट इसमें नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्राइस को डायरेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है, बस कैसे कैसे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का बात हो रहा है, प्राइस का बात नहीं हो रहा है। तो प्राइस का बात जब नहीं होगा तो पर यूनिट प्रॉफिट या गेन कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए 2 इसका लिमिटेशन है। तो देख लीजिएगा, बस आपका खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। एक एडिशनल यूनिट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसको बनाने में कितना खर्च लगा था, तो उसी के बेस्ट पे हम लोग इक्विलिब्रियम को फाइंड करते हैं और बेस्ट तरीका है फाइंड करने का यही, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ऑफ्टन एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट के टर्म उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज और द मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज और प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम, वहाँ पर अपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। कहाँ पर, व्हेन द 2 कंडीशन आर सेटिस्फाई, जहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, या मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, इसके जगह पे वो भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग कहाँ पर देखे थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखे थे, सॉरी मार्केट इक्विलिब्रियम में देखे थे ना, मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल सेट में सवाल था, ठीक है। तो नीचे से काटेगा या फिर एमसी मस्ट बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेगा वो, फिर रोक देगा और प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे, आगे देख लीजिए। लेट अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंडीशन विल बी देयरफॉर, एक टेबल से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो टेबल डायग्राम से टेंशन नहीं लेना है आपको, बस समझने के लिए है केवल, ठीक है। चलिए, तो यूनिट ऑफ आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू एक एडिशनल मिलने वाला कॉन्स्टेंट हो गया, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग में धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट तो 15, फिर आपका धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट की बात करेगा तो शुरू में क्या बोलते हैं, जो रेट से चल रहा है घटते घटते बढ़ने लगता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट देखिए अभी घट रहा है और फिर आपका बढ़ने लगेगा। तो इसी से तो टोटल कॉस्ट निकलता है, कैसे, इंक्रीजिंग रेट से फिर डिक्रीजिंग रेट से। अब इंक्रीजिंग रेट कॉस्ट कम आ रहा है, फिर कॉस्ट बढ़ने लगेगा तो डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी एक यूनिट को प्रोडक्शन करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट 15, 2 यूनिट को तो दोनों में बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाता ना है। वैसे भी एक आइटम को बनाने में ज़्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे और आइटम बनाते हैं तो कम होने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से घटने मार्जिनल को घटते हुए हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग से ही, और फिर बढ़ता भी है, घटने के साथ साथ फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने भी लगता है। एक एडिशनल यूनिट को शुरू में कम लगता है बनाने में, क्योंकि मशीन वगैरह नहीं रहते हैं, सब धीरे धीरे हम लोग का उतना भार नहीं पड़ता है, लेबर वगैरह अच्छे से काम करते हैं, फिर लेबर भी आपका अच्छे से काम नहीं करता, ज़्यादा लेबर लगाते हैं तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने लगते हैं, तो ये सब बहुत सारे कंडीशन होती है, इसीलिए मार्जिनल आपका घटते घटते फिर बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगा, हम लोग सब कुछ देख लिए। अब मार्जिनल रेवेन्यू को कांस्टेंट रखें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। थर्स टेबल क्या दिखाता है यहाँ पर, और आपको कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाए थे कि मार्जिनल कैसे घटते घटते बढ़ने लगता है, बताया था, बहुत सारे रीजन बताए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो बताए थे, और भी रीजन थे वहाँ पर कि कैसे मार्जिन घटते घटते बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग वही सब नया नया रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रोडक्शन करते हैं, धीरे धीरे पुराना होता जाता है, कॉस्ट हम लोग का बढ़ने लगता है, वैसे भी होता है, ठीक है। तो सब पहले का कॉन्सेप्ट, पहले का चैप्टर पढ़िएगा तभी, नहीं तो बीच में बोलिएगा भैया दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत होगा ही। तो सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, तब जाकर सबसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अगर समझ में नहीं आता तो उसको याद रखिए कि मार्जिनल कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। रिलेशन तो पूछता है, रिलेशन तो पूछेगा ही, मार्जिनल एवरेज टोटल एग्जाम में भी है, तो सबको पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक। टेबल इज शोन, मॉडल में बताया गया, एजम्पशन दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इज कांस्टेंट, उसको रखा गया कांस्टेंट, प्राइस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, कोई एक ही प्राइस पर बिकेगा, ठीक है। फार्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, तो मार्जिनल एवरेज सब कांस्टेंट है वहाँ पर, ठीक। इट इज एज्यूम दैट द 12 पर यूनिट, ठीक है ना, एंड ए आर इम्प्लाई कांस्टेंट, एम आर ए आर सब कांस्टेंट रहेगा क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक। एम सी सो द इनिशियली फैलिंग एंड सब्सिक्वेंटली राइजिंग, शुरू में घट रहा है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक। दिस इज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पर लिख भी दिया गया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या थे, स्टार्टिंग में लेबर बढ़ाते जाइए तो इंक्रीजिंग रेट मिलेगा, फिर कांस्टेंट रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट्स,
टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार कॉस्ट पर प्रभाव पड़ता है। जब इंक्रीजिंग रेट है तो कॉस्ट आपका कम लग रहा है, ठीक है ना। फिर कांस्टेंट रेट तो कॉस्ट बराबर, फिर डिक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन तो कॉस्ट आपका घटने लगेगा, सॉरी कॉस्ट आपका बढ़ने लगेगा, प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से होगा। तो इसी प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है। तो बस इसी को लिख दीजिए, आपका रेस्ट क्या बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक। क्योंकि वहाँ से प्रोडक्शन प्रभावित होता है, प्रोडक्शन से कॉस्ट प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है ना। अब उससे रेवेन्यू पर, प्रोडक्शन से रेवेन्यू सब प्रभावित होता है, ठीक है। तो वही है आपका मार्जिनल में भी, और एवरेज भी ऐसा ही होता है। तो उसके लिए भी आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही क्या बोलते हैं, जिम्मेवार है ऐसा होने के कारण। चलिए, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अच्छे से कर लेना है। इन द टेबल द मार्जिनल एम आर इक्वल टू एम सी द टू कंडीशन। देखिए 2 बार एम आर इक्वल टू एम सी बराबर होगा, ए 2 यूनिट पर आउटपुट इज प्रोड्यूस एंड बी 10 यूनिट आउटपुट इज प्रोड्यूस। 2 जगह पर एम आर इक्वल टू एम सी बराबर है। देखिए जब दूसरा यूनिट को प्रोडक्शन कर रहे हैं तब, ठीक है ना, दोनों बराबर है 12-12। और एक और आपका कहाँ पर बराबर है, 10 यूनिट पर बराबर है, 10 यूनिट जो प्रोडक्शन किए तो आपका 12-12। तो दोनों 2 जगह पर बराबर है, ठीक है ना। जब आउटपुट हम लोग बनाना स्टार्ट किए तो दूसरा यूनिट पर भी हो गया, और आपका 10वां यूनिट जब प्रोडक्शन के 10 यूनिट तो वहाँ पर भी बराबर हो गया। तो कहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राप्त करेंगे, चलिए दोनों हो गया। हाउएवर हालांकि सिचुएशन ए वेयर द आउटपुट इज 2 यूनिट एम सी इज फेलिंग, वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चाहिए। देखिएगा तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे यूनिट पे मार्जिनल घट रहा है, लेकिन मार्जिन हमको बढ़ते हुए चाहिए। तो बढ़ते हुए मार्जिनल कहाँ पर है, बढ़ते हुए मार्जिनल कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए। तो मार्जिनल बढ़ रहा है, आपका 10 से 15 हो गया, सॉरी आपका 15 हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ते हुए तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक, वेन 10 यूनिट, बी कंडीशन क्या है, वेन 10 यूनिट एम सी राइजिंग, एम सी बढ़ रहा है एज द नोटेड अर्लियर, पहले ही बता चुके हैं क्या है, प्रोड्यूसर विल बी स्टक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन द एम सी इज राइजिंग। वहीं पर होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगा, बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है, ये भी बता दिए। चलिए, इम्प्लाइज दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टक व्हेन द 10 यूनिट पर होगा, ठीक है। आउटपुट प्रोड्यूस वहाँ पर होगा व्हेन नॉट 2 यूनिट, तो 2 जहाँ पर 2 यूनिट हो रहे वहाँ पर नहीं, ठीक। एंड द प्रोड्यूस are produced. Reason is simply given the price falling MC on the increases and the difference between T और TC is largest. वहाँ पर होना चाहिए only the increase the difference between T और TC increase बढ़ रहा है, और मार्जिनल आपका क्या हो रहा है कि बढ़ना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। 2 यूनिट के लिए बता रहा है कि जहाँ पर घटता हुआ प्राइस है ना, तो घटता हुआ आपका नहीं इंक्रीज करने देगा इसके बीच में, ठीक है। ये फैलिंग MC ओनली इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन क्या है, T और TC, केवल डिफरेंस को इंक्रीज करेगा, वहाँ पर फैलिंग एमसी नहीं कर पाएगा अच्छे से। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेकिंग है। फैलिंग एमसी राइज कहाँ पे, सो द टी आर माइनस टी सी टेंस टू राइज दैट द प्रॉफिट टेंस टू राइज इन द सिचुएशन ऑफ फैलिंग एमसी। वहाँ पर राइज नहीं ना, जहाँ पे इंक्रीज करेगा एमसी, उल्टा लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट वुड बी द इरेशनल डिसीजन फॉर द प्रोड्यूसर टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम इन ए सिचुएशन ऑफ फैलिंग एमसी। फैलिंग एमसी पे उसका सिचुएशन प्राप्त करना सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर लिख रहा है, सो द ओनली इंक्रीज द डिफरेंस टी आर टी सी, केवल डिफरेंस को बढ़ाएगा ना, जहाँ पर घट रहा है, जहाँ पर अगर घट रहा है टी आर माइनस टी सी, सेकेंड यूनिट पर अगर देखें यहाँ पर घट रहा है तो 12 है, यहाँ पर इंक्रीजेज केवल को बढ़ा रहा है ना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, घटता हुआ कॉस्ट, ठीक है। तो डिफरेंस यानी कि कॉस्ट घटना, कॉस्ट बढ़ना चाहिए, कॉस्ट कम आ रहा तो क्या दिखा, तो प्रॉफिट करेंगे, लेकिन जहाँ पर कॉस्ट बढ़ते जाएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेंगे। जो कि वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन था उस लाइन में, तो वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप नीचे से क्लियर कर लीजिए। व्हेन द 2 यूनिट आउटपुट सोल्ड, यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया, ठीक है ना। एम सी इज फेलिंग, और यहाँ पर देखिए एम आर एम सी बराबर है, एम सी घट रहा है, तो देखिए क्या करेंगे, पाई इक्वल टी आर माइनस टी सी, समेसन कर दी एम आर को, और तो टी आर इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ एम आर 24, ठीक है। टी सी आपका समेसन ऑफ एम सी तो आपका 27, दोनों को निकालिए। अब मैक्सिमम आपका -3 आ गया, तो घटते हुए एम सी आ गया, प्रॉफिट आपका -3, यहाँ पर क्या है -3 में है, तो यहाँ पर काम होगा नहीं, केवल डिफरेंस को दिखा रहा है, प्रॉफिट तो लॉस में गया। सेकंड सिचुएशन देख लीजिए, 10 यूनिट पर क्या है, एम आर एम सी इज फेलिंग राइजिंग, यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक। तो समेसन निकालिए 120, इसका निकालिए हम लोग कितना 100, और प्रॉफिट 120 में आ रहा है, तो पाई यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पे तो यहाँ पे ना काम करेंगे। थस वी फाइंड दैट डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी टेंस टू राइज एंड एज द आउटपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 2 यूनिट टू 10 यूनिट, in fact it is only when the output is 10 unit that the value of the pie is profit is maximum। जहाँ पर 10 यूनिट होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम हम लोग का उसका वैल्यू मिलेगा, हम लोग प्रॉफिट प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर ग्राफ से बता दिया गया है कि देखिए यहाँ पर टी आर टी एस सी बराबर है, ठीक है। एम आर एम सी यहाँ पर बराबर, दोनों जगह बराबर है, लेकिन यहाँ पर घटता हुआ एम सी है, यहाँ पर बढ़ता हुआ एम सी है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में अगर आपको बताए थे, या इस ग्राफ को मैं मॉडल सेट के सोल्यूशन में भी बताया था,
ठीक है। तो आपका प्रॉफिट का यहाँ पे दे रहा है कैसे कैसे इक्विलिब्रियम होता है, और यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है, नीचे में इधर रेवेन्यू कॉस्ट है, ठीक है। इधर में आपको आउटपुट लिख दीजिएगा, हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे अपना आउटपुट लिख दीजिए, हो गया। इन दिस फिगर में एक्सप्लेन कर दिए गए कि आउटपुट इज शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल रेवेन्यू और कॉस्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस दिखा दिया गया। देखिए ग्राफ को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, कैसे कैसे लिख दीजिए, कहाँ कहाँ क्या है। एक सेकंड, इसको हम यहाँ पे ऐसे, चलिए ठीक है, दिखा दीजिए। इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट 10 यूनिट आउटपुट कोरस्पोंडिंग टू ई वेयर द बोथ कंडीशन ऑफ द क्या बोलते हैं आर मेट, जहाँ पर दोनों प्रोड्यूसर का कंडीशन, बोथ द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आर मेट, यहाँ पर दोनों कंडीशन मिल जाएगा 10th यूनिट, यानी कि 10 यूनिट प्रोडक्शन करने पे, ठीक है ना। 10th नहीं है, 10 यूनिट, 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे। एम आर इक्वल टू एम सी होगा, एम सी कस्ट एम आर फ्रॉम बिलो, यहाँ पर नीचे से काटेगा ना, देखिए नीचे से काटेगा, तो क्या बोलो कोई कंडीशन या नीचे से काटे या फिर एम सी मस्ट बी राइजिंग, दोनों कंडीशन एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव भी अब देखिए 2 चैप्टर खत्म हुआ, 2 यूनिट एनसीईआरटी का 2 चैप्टर भी खत्म हुए, तो इसका हम एमसीक्यू प्रॉफिट एंड कॉस्ट का दे दिए हैं, और क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो इसका एमसीक्यू बच चुका है, तो इसका एमसीक्यू इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसका एमसीक्यू देख लीजिए। देखिए सिचुएशन यहाँ पे 2 दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, दोनों जहाँ पे बराबर होगा तहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अगर कंडीशन है कि मान लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट हमको कम लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इम्प्लाई दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ब्रिंग्स ग्रेटर रेवेन्यू देन कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा वहाँ पे हर एक यूनिट पर, ठीक। इंक्रीज इन द आउटपुट सच सिचुएशन वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीजेज इन द आउटपुट, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को और बढ़ाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, आउटपुट को और बढ़ाएंगे, तो इन सच सिचुएशन वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रॉफिट, ताकि हम लोग प्रॉफिट बढ़ाएं, क्योंकि क्या हो रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है, तो मैंने प्रोडक्शन को और बढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर जाकर फिर वहीं पर बराबर आएगा, कहाँ पर, जहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड की सिचुएशन कि अगर कॉस्ट मेरा ज़्यादा लग रहा है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था आउटपुट को कम करेंगे, क्यों कम करेंगे, देखिए इम्प्लाई दैट एवरी एडिशनल यूनिट आउटपुट काउजेज ग्रेटर कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट अगर लग रहे हैं देन रेवेन्यू से, तो कट इन द लेवल ऑफ आउटपुट, तो प्रोडक्शन कम करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक। इन सच सिचुएशन वुड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट हम लोग इंक्रीज कर सकें। तो इसके लिए दोनों का कंडीशन कहने का मतलब कि कुछ भी करिएगा तो आप सोचिएगा, तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा आपको कि प्रॉफिट कमाए, इसमें कम करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लगा, प्रॉफिट कमाए, तो दोनों में लास्ट में वही आएगा कि एम आर इक्वल टू एम सी दोनों, तो वहाँ पे आप इक्विलिब्रियम होइएगा और वहीं पे आप अपना प्रोडक्शन को करिएगा अच्छे से, ठीक है। थस यहाँ पे लिख दिए हैं, थस क्या होता है इस प्रकार, व्हेन एम आर एम सी आउटपुट नीड टू बी इंक्रीज, इसमें आउटपुट को बढ़ाना होगा, ठीक। अगर यहाँ पर कम है तो आउटपुट नीड टू बी क्या है, यहाँ पर डिक्रीज, तो यहाँ पे आउटपुट को बढ़ाना होगा, यहाँ पर घटाना होगा, बढ़ाने की आवश्यकता है टू बी इंक्रीज, और यहाँ पर कम है टू रीच द पॉइंट व्हेन द, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी, दोनों का हो गया। टू रीच द आउटपुट व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, वहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम होगा, एंड अकॉर्डिंग टू आर प्रॉफिट मैक्सिमम ओनली व्हेन एम आर इक्वल टू एम सी, वहीं पर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होंगे। तो बोले थे व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट होता है, ब्रेक इवन इज सेड टू बी अकर व्हेन टी आर इक्वल टू टी सी, जहाँ पर टी आर इक्वल टू टी सी बराबर होंगे वहीं पर क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका एक और यूनिट 7 में ही बताया था इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो फार्म इज जस्ट मेकिंग, यहाँ पर यूनिट 7 था, वो कौन था, मार्केट वाला चैप्टर था कोई ना, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 था, मार्केट वाले चैप्टर में इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड, फार्म इज जस्ट मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर टी आई को टी सी होते हैं, तो फार्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा डाउनलोड में कि एंड ऑफ द थर्ड यूनिट, बहुत बड़ा जो यूनिट था उसका समाप्ति होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, जो यूनिट समाप्त हुआ। इसमें 5 चैप्टर थे, एनसीईआरटी का 2 चैप्टर थे, दोनों समाप्त हुआ, पूरा यूनिट खत्म, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का पूरा समाप्त हुआ। बस मैक्रो का 2 चैप्टर बच चुका है, कौन कौन, एक आपका, उसका मेरे पास नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है, बोले थे लड़का को, बोला कि भैया थोड़ा सा लेट से आएगा, तो आपका बजट और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो 2 कहीं भी कर देंगे। अब जस्ट 1 शॉट रिवीजन और जल्द से जल्द क्या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन होइए, कब से लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तब से बोलिए, नहीं तो मैं खुद से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक सभी को, गुड ऑफ आई, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।